तो हेलो स्टूडेंट्स, अपने एसएसटी वाली सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। इससे पहले हम लोग स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपना वैदिक पीरियड, देन उसके बाद मौर्यन एम्पायर और उसके बाद गुप्ता एम्पायर। लेकिन जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें ये नहीं पढ़ना कि कौन सा राजा आया था या कौन से राजा ने क्या बनवाया, ऐसी चीज़ें हमें इसमें नहीं पढ़नी है। हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है अपना स्टेट एंड सोसाइटी, मतलब कैसी हमारी स्टेट थी और कैसी सोसाइटी वहाँ पे फंक्शन किया करती थी। मतलब बेसिक से अगर बोला जाए तो हमें पॉलिटिकल चीज़ें पढ़नी है, हम इकोनॉमिक्स पढ़नी है उनकी, कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे, क्या उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कैसे वो लोग फंक्शन करते थे। जैसे अभी हमारे टाइम में क्या होता है, हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं या एमएलएज एमपी बोलते हैं। तो उस टाइम पर कौन सी चीज़ों को, कौन से वाली रैंक को क्या बोला जाता था, फाइनेंस कौन हैंडल करता था, आर्मी कौन हैंडल करता था, रेवेन्यू कौन हैंडल करता था, कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, कैसी इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड थी या इंडस्ट्रियल बेस्ड थी। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के वाले चैप्टर में। सो बेसिकली जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका द वैदिक एज, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इन एम्पायर। फिर विल स्टडी अबाउट द नॉलेज, एजुकेशनल हेरिटेज इन योर, और बाद में हम पढ़ेंगे ट्रेड्स। सो दिस विल बी फॉर वैदिक एज, मॉडर्न एम्पायर एंड गुप्ता पीरियड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग एक बार थोड़ा सा एक रफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। The period of Indian history up to 1000 CE represents a significant stage in the evolution of Indian society and civilization. Profound changes took place in the political, social, economic and cultural life of the people. हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था या हमने स्टोन एज जो पढ़ी थी, हमने अपनी पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, जो मैंने आपको स्टोन एज बताई थी, उसमें और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि पहले जो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने क्या करा, वो एक नोमैडिक कल्चर फॉलो किया था। मतलब वो एक जगह टिकते नहीं थे, वो लोग हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे। इवन हमने देखा था कि लास्ट में जब नियोलिथिक कल्चर आता है तो उस टाइम पर जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है तब थोड़ा सेटलमेंट होना चालू हो जाता है। ठीक है। सो जो ये वाला पीरियड हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अप टू 1000 सीई वाला, इस वाले पीरियड ने हमारी जो आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो हमारी इकोनॉमी है, उस पर कैसे असर डाला, या हम क्या क्या चीज़ें उस टाइम की आजकल फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमने जो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले क्या थे, पहले थे ये लोग नोमैडिक थे। ठीक है, पेस्टोरल ग्रुप था, नोमैडिक ग्रुप था। ठीक है, नोमैडिक था। फिर क्या हुआ था, नियोलिथिक में देखा था हमने कि वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो ग्रुप था ये वाला, ये बहुत छोटा ग्रुप था। फिर उसके बाद धीरे धीरे विलेजेस बनी, और उसके बाद जब बहुत सारे विलेजेस बन गई तो फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम और पावरफुल एम्पायर जो है वो सेटअप हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब भाई कहीं पर अगर कोई चीज़ अच्छी चलानी है, कोई सोसाइटी अच्छी चलानी है, तो वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होना चाहिए। सो अर्ली गवर्नेंस बेस्ड ऑन ट्राइबल असेंबलीज एंड चीफ स्टेट्स। तो जो स्टार्टिंग वाला था वहाँ पे ट्राइबल पीपल थे, तो वहाँ की छोटी छोटी ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी और उनका अपना एक चीफ हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू मोनार्कीज एंड एम्पायर्स। फिर मोनार्कीज आ गई, एम्पायर्स आ गए। फिर किंगशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, लॉज एंड रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ डेवलप्ड, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अब राजा जो है वो अकेला तो पूरी चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता है। सो छोटे छोटे क्या करे गए, मंत्री परिषद बनाए गए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया। उनके अंदर में बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स काम करने लगे जो कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कुछ लॉज देखेंगे। तो जगह जगह पर क्या हुआ, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए। उसके बाद वी हैव द ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले वाले अगर नहीं पढ़ते थे तो बाद वाले भी नहीं पढ़ेंगे। इस वाली एज में ना, जो ये वाला पीरियड है 1000 सीई तक, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी नॉलेज में। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े गए थे, जैसे फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, बहुत सारे। इवन आपने अगर मौर्य एम्पायर के बारे में सुना हो तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु रहे हैं, दैट वाज, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य बोलते हैं उनको। ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा, आपका जो ये आपका लॉ मेकिंग एजेंसीज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। ठीक। इवन जो वैदिक पीरियड था आपका, उसके वैदिक पीरियड में आपकी ऋग्वेद हुई है, सामवेद हुई है, अथर्ववेद हुई है, यजुर्वेद हुई है। ये सारी की सारी जो बुक्स आपकी लिखी गई हैं, ये सारी की सारी आपकी वैदिक पीरियड में लिखी गई हैं, जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही वाला एज है। ठीक है।
Then educational institutions and systems of teaching preserved and transmitted knowledges, cultural practices like art, architecture, music and literature flourished. तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वाले जो स्टोन एज वाले पीपल थे या इंडस वाले सिविलाइजेशन वाले पीपल थे, उनके टाइम का जो एज जो पीरियड था, ठीक है, ये वाले जो लोग थे, इस टाइम के जो लोग थे, वो लोग उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। इवन इन फील्ड ऑफ नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे वो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए थे एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की गई थी, जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती थी। सोसाइटी जो थी ना वो ऑर्गेनाइज्ड बन गई थी। पहले क्या थे, पहले सब लोग अपना अलग अलग रहते थे, गुफाओं में रहते थे पहले, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने लगा, यानी सोसाइटी बिकेम मोर स्ट्रैटिफाइड। डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटीज़, फैमिली लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल कस्टम्स इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए। पहले ग्रुप्स अलग तरीके से बने थे, देन यू विल सी कि उसके बाद ना अलग तरीके का एक ग्रुप बन गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब चीज़ों में क्लासिफिकेशन होने लगा। फैमिली लाइफ आ गई, अब हर ग्रुप का अपना एक प्रैक्टिस चालू हो गया, अलग अलग कस्टम्स चालू हो गए। एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी हेल्प इन रेगुलेटिंग रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग सोशल लाइफ। सो एक तरीके से क्या है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है कि एक सोशल गैदरिंग टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक सोशल लाइफ होती है। पहले अलग था, इस वाली पीरियड में आके क्या हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेटल होने लगे। देन अब क्या था कि इसमें ट्रेड और अर्बन ग्रोथ भी होने लगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इसमें ढूंढा गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्या था कि चीज़ें कनेक्ट होने लगी, चाहे वाया लैंड कनेक्ट हो, चाहे वाया सी कनेक्ट हो, ठीक है। गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, मेटल्स, जैम्स, आइवरी वर ट्रेडेड। ये सारे जो गुड्स थे, जैसे स्पाइसेस हो गई, टेक्सटाइल्स हो गए, मेटल्स हो गए, जेम्स हो गए, आइवरी हो गए, ये इन सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। गिल्ड्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वर ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज ट्रेड्स। तो ट्रेड्स को कौन ऑर्गेनाइज किया करता था, मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज किया करते थे। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। तो ग्रोथ होती थी, मतलब भाई अगर कहीं से पैसा आएगा तो डेफिनेट सी बात है ना, आज जैसे हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, द मोर वी एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा ही हम लोगों का इकोनॉमी बढ़ता है। ऐसे ही जितनी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करी जाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रेड किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यूज़ आपका जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो क्या होगा, आपकी ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, सब चीज़ों में वो चीज़ एक बेटरमेंट आएगी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये देख लीजिए क्या हुआ, ट्राइबल लाइफ से सेटल्ड एग्रीकल्चर आ गया। फ्रॉम स्मॉल चीफडोम्स लार्ज एम्पायर सेटल हो गए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ियों से फिर क्या हो गया, लार्ज एम्पायर सेटलमेंट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए, लॉज बनाए गए, इंस्टीट्यूशन बनाए गए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। लॉ बनना बहुत ज़रूरी है, और लॉ कौन हैंडल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करेगा, इंस्टीट्यूशंस को कौन हैंडल करेगा, वो अलग अलग जो ऑफिसर्स थे वो भी अपॉइंट करेंगे। ग्रोथ ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड कल्चर, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। सो व्हाट हैपेंड, पहले ट्राइबल ग्रुप्स था, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो विलेज डेवलप हुई, विलेज डेवलप हुई तो किंगडम बना, किंगडम बना तो एम्पायर बने, और उसके बाद क्या हुआ, एडवांस्ड इंडियन सिविलाइजेशन, ओके। So this period laid the foundation of many institutions and traditions that contribute to shape the Indian society even today. क्लियर हो गया सभी को? चलो, सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है पहली चीज़ जो है, पहली एज जो है वो है वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज, तो वैदिक एज में क्या था, द वैदिक एज वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड डिवाइड्स इट्स नेम from the Vedas, which are the oldest religious text of India. The Vedic age witnessed gradual but significant changes in the society. On the basis of transformation in social structures, economic activities, and political organization, historians divide the Vedic age into two distinct phases. First is early Vedic and second is later Vedic. देखो, वैदिक एज जो है वो हमारा सबसे अर्लीस्ट पीरियड है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ख़त्म हुआ, सो वी डोंट नो द रीजंस कि वो क्यों वैनिश हुआ। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आर्यंस आए थे, ठीक है, आर्यंस के सेटलमेंट को बोला जाता है कि वैदिक एज उस टाइम पे स्टार्ट हो गया। अब वैदिक एज का नाम जो है वो वैदिक एज क्यों पड़ा, बिकॉज इसी टाइम पर वेदास लिखी गई थी, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो वेद लिखे गए थे वो इसी टाइम पर लिखे गए थे, इसीलिए उन बुक्स के ऊपर इसका नाम पड़ गया वैदिक एज। अब सोशल स्ट्रक्चर कैसा था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, इसके बिहाफ पर हम लोगों ने वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। आपकी जो बुक है ऋग्वेद, वो जो है आपकी, वो अर्ली वैदिक एज का पार्ट है, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड का पार्ट है, इसलिए कभी कभी अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है।
और बाकी जो 3 आपकी वेद हैं वो आपकी लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है। क्लियर हो गया सभी को? अब यहाँ देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस वॉज द वैदिक कल्चर। ओके, वेदास आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया, दे आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। हमें जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ पे हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है, वहाँ पे जो चीज़ें मिली है हमें, वो हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो टाइम कैसा था। लेकिन जो वैदिक पीरियड है, वेदास का टाइम का पीरियड है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं वो लिखित में, रिटर्न में मिली हैं। इसीलिए ये जो हमें पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वही है जो हमें डिस्क्राइब करती है कि हमारा कौन सा वैदिक पीरियड है। अब अर्ली वैदिक पीरियड में आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे? ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, society was largely tribal and egalitarian in nature. Social relations were based on kinship. People lived in small groups called clans or tribes. Divisions of society based on gender was not rigid. All occupied similar kind of work. The concept of caste as a rigid social system had not yet developed. अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब कौन सा हो गया? ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है, जिस टाइम पे ऋग्वेदा लिखी गई थी वो वाला पीरियड। सो इस वाले टाइम पे क्या हुआ, मोस्टली जो सेटलमेंट था वो आपका ट्राइबल सेटलमेंट था, ठीक है। जो सोशल रिलेशंस थे वो बेस्ड थे आपकी किनशिप पे, छोटी छोटी क्लैंस, छोटी छोटी ट्राइब्स में लोग रहते थे। और जो डिवीजन था सोसाइटी का, मतलब ना तो वो जेंडर पे बेस्ड था, ठीक है, ना वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, बहुत रिजिड नहीं था। उसके बाद जो आपके ऋग्वेदिक लोग थे वो हर मतलब छोटे छोटे काम में ना, हर तरीके के काम में वो ऑक्यूपाई थे। कोई रिजिड हमारा कास्ट सिस्टम देखने को हमें मिला नहीं। मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्रास, ये वाला जो सिस्टम था, ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिलता नहीं है। मतलब कास्ट के बेसिस पे डिवीजन था नहीं इसमें। उसके बाद इसकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा था? तो इकोनॉमी जो थी वो बेसिक क्या थी, वो थी पेस्टोरल, ठीक है। पेस्टोरल मतलब आपकी जो गाय भैंस चराते हैं ना, दूध वगैरह करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, यानी जो आपके जो लोग शिप पालते हैं, ठीक है, गाय पालते हैं, इस तरीके की जो इकोनॉमी थी वो यहाँ पर मेनली देखने को मिलती थी। कैटल रियरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, गाय भैंस पालना चराना वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर एग्जिस्टेड बट प्लेड अ सेकेंडरी रोल, मतलब एग्रीकल्चर था लेकिन कैटल रियरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप्स सच एज बार्ले, व्हीट एंड राइस। जो क्रॉप्स कल्टिवेट किए जाते थे वो थे बार्ले, व्हीट एंड राइस। ट्रेड वॉज लिमिटेड एंड कंडक्टेड मेनली थ्रू बार्टर। तो ट्रेड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया, बहुत लिमिटेड था, ठीक है। और मेनली यहाँ पे बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई अगर गांव में आइसक्रीम वाला आ रहा है तो उस टाइम पे क्या करते थे, पैसे नहीं देते थे। क्या करा, आपने कुछ गेहूं दे दिए उसको, उसके बदले में उसने आपको आइसक्रीम दे दी। मतलब उसको जो ज़रूरत चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ उसको चाहिए सामने वाले को, वो आपने उसको दे दी, और आपको जो ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो सामने वाले ने आपको दे दी। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। नो रेगुलर यूज़ ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का ज़्यादा यूज़ वहाँ पे था नहीं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिमेन सिंपल, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई चीज़ों का एक्सचेंज हुआ करता था, बहुत सिंपल चीज़ों का जो नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज़ होती हैं उन्हीं चीज़ का एक्सचेंज हुआ करता था। यूज़ ऑफ मेटल्स वॉज लिमिटेड टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। जो इस टाइम पे आपके मेटल्स का यूज़ किया गया है वो है कॉपर एंड ब्रॉन्ज, और आयरन जो है बहुत कम यूज़ की गया है। द इकोनॉमी वॉज लार्जली सेल्फ सफिशियंट, क्लोजली डिपेंडेंट ऑन नेचर। मतलब इकोनॉमी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, बहुत हाईफाई नहीं थी, बहुत थोड़ा डेवलपमेंट था वहाँ पर। और मेनली क्या थी, वो डिपेंडेंट थी आपके नेचर पे, क्योंकि ये लोग कैटल रियरिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो यहाँ पर जो मेनली ये इकोनॉमी थी वो आपकी बेस्ड थी आपके नेचर के ऊपर। अब बात करें आपकी लेटर वैदिक पीरियड की, तो ये तो हो गया आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अर्ली वैदिक पीरियड का। अच्छा, ये जो है आपका बहुत, ये दोनों पीरियड्स का है, ठीक है। ये पहले मैं आपको ये पढ़ा दूँ लेटर वैदिक, उसके बाद दोनों का बताती हूँ। अब लेटर वैदिक पीरियड का मतलब हो गया जिस टाइम पर आपकी अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर आपका, इसका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था कि इन लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग ट्राइब्स में रहते थे, क्लैंस में रहते थे। यहाँ पर वर्ण सिस्टम आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो रिजिड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वर्ण सिस्टम बिकेम वेल डिफाइंड एंड रिजिड।
अब वर्ण सिस्टम क्या होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बोलते हैं वर्ण सिस्टम। ठीक है। सोशल डिविजन्स वर नाउ बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट एबिलिटी। तो पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें आपकी एबिलिटी, आप क्या काम करते हो उस चीज़ के बिहाफ पर आपका वर्ण बनता था, मतलब कि आप कॉन्शियस में रहो कि वो चीज़ आपकी बनती थी। ठीक। बट जो आपका लेटर वैदिक पीरियड हुआ, इसमें क्या हुआ, आप किस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है। जैसे आप मान लो कि आप किसी ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए हो, तो आपका जो कास्ट रहेगा वो ब्राह्मण ही रहेगा। आप कोई भी वर्क करो, इससे आपका जो कास्ट है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा मान लो जैसा सिस्टम हम आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं ना, कि भाई अगर कोई वैश्य है, वैश्य की फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बाय बर्थ वैश्य ही रहेगा। कोई क्षत्रिय है, तो अगर उस फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ वो क्या रहेगा, क्षत्रिय ही रहेगा। भले ही वो कोई भी वर्क, कोई भी चीज़ को वो करे, लेकिन उसका जो आपका वर्ण रहेगा वो आपका जो आपकी फैमिली का है वही रहेगा। ठीक है। 4 वर्न्स वर देयर, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, और ये बहुत क्लियरली और वेल डिफाइंड थे। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ विमेंस एजुकेशन एंड उपनयन, सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अच्छा, इसमें क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड में ना जो जो डिस्क्रिमिनेशन था मेल फीमेल के बीच में वो नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में आपकी विमेंस भी एजुकेटेड थी। ठीक है। उस टाइम पर एक सेरेमनी होती है जो बेसिकली ब्राह्मण्स में होती है, कि एक थ्रेड पहन लेते हैं वो। इवन अगर आप साउथ में देखोगे तो शायद वहाँ पर ज़्यादा होती है कि वो आपका एक वाइट कलर का थ्रेड होता है, वो उसको वेयर करते हैं अक्रॉस देयर चेस्ट। सो ऐसी वाली सेरेमनीज जो होती है वो आपके अर्ली वैदिक पीरियड में थी। लेकिन जो ये विमेन एजुकेशन था या ये उपनयन, जो ये आपकी सेरेमनी थी, ये आपकी धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। पेट्रियार्कल वैल्यूज स्ट्रेंथन। अब जो हमें हमारी जो आज की सोसाइटी है पेट्रियार्की, वो कहीं ना कहीं उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड में है। देखो आपको दो चीज़ें देखने को मिली, एक तो वर्ण सिस्टम। ठीक है, कि आप जिस घर में पैदा हो रहे हो, जिस वर्ण में आप पैदा हो रहे हो, आपका वर्ण वही हो जाएगा। ये चीज़ भी हमें लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिली। उसके बाद जो पैट्रियार्की है, ठीक है, वो भी हमें लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिली। एंड वीमेन वर लार्जली कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रोल्स, मतलब कि जो लेडीज़ हैं, जो विमेन्स है, वो घर के काम करेंगी। ठीक है, मेनली घर के ही काम करेंगी। ये चीज़ें भी आपको लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिली, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। ठीक है, इनका जो ओरिजिनेट है, ये ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, ये आपकी लेटर वैदिक पीरियड में और ओरिजिनेट हुई है। अब बात करें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनको लिटिल आयरन वॉज यूज्ड। ठीक है, और कॉपर और ब्रॉन्ज जो था वो यहाँ पे मेनली यूज़ होता था। लेकिन लेटर वैदिक इकोनॉमी में यूज़ ऑफ आयरन टूल्स इनेबल्ड द क्लियरिंग ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि आयरन के बने टूल्स थे उनका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, और वो इस्तेमाल किए जाते थे आपके जो जंगल हैं उनको काट के, चीज़ों को, वो जंगल को एग्रीकल्चरल लैंड बनाने में। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज। इस वाले एज में, लेटर वैदिक एज में, आपका एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स बन गया था, और यहाँ पर आपके अर्ली वैदिक वाले में आपका कैटल रेयरिंग मेन था। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ये चीज़ भी बढ़ी है आपकी। स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन बिकेन। यहाँ पर क्या हुआ, आपको अलग अलग ऑक्यूपेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे आपको पॉटर्स देखने को मिलेंगे, वीवर्स देखने को मिलेंगे, मेटल वर्कर्स देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस देखने को मिलेंगी जो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं देखने को मिल रही थी। देन ट्रेड एक्सपेंडेड बियॉन्ड लोकल एरियाज। यहाँ पर आपको ट्रेड का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अर्ली वैदिक में लिमिटेड था, बार्टर सिस्टम चलता था। मार्केट्स बिगैन टू डेवलप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकेम मोर ऑर्गेनाइज एंड डाइवर्सिफाइड। ठीक है, तो अब इसकी बात करें हम लोग अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोनों ही पीरियड में जो आपकी पॉलिटिकल लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज सिंपल एंड डेमोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक पॉलिटिकल यूनिट वॉज ट्राइब और जन। द हेड ऑफ द ट्राइब वॉज राजन। ठीक है, मेन क्या था आपका, क्या था, ट्राइब्स हुआ करती थी जिनको जन बोलते थे, और जो उनका हेड हुआ करता था, ट्राइब का हेड हुआ करता था, उसको राजन बोलते थे। डिसीजंस वर टेकन इन सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स। डिसीजन जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत होती है ना, ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे डिसीजंस लिया करते थे, जो एक काउंसिल हुआ करती थी एल्डर्स की, उसको बोला जाता था सभा। और एक होती थी समिति, जिसमें जनरल असेंबली होती थी पीपल की। दीज असेंबलीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्नेंस। सभा और समिति, ठीक है, आपको दोनों ही एजेस में, चाहे वो अर्ली वैदिक एज हो चाहे वो लेटर वैदिक एज हो,
दोनों ही एजेस में जो आपको, जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे ही वहाँ पर 2 सभा होती थी, 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, और जो ट्राइब होती थी, ट्राइब का हेड बोला जाता था राजन। विद टाइम मोनार्कीज emerged and political powers became more centralized। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जब राजा आए तो उसके बाद इनसे जो पावर है, समिति और सभा से जो पावर है वो छीन ली गई, एंड इट बिकेम सेंट्रलाइज, मतलब राजा के हाथ में पूरी पावर आ गई। द सिस्टम ऑफ असेंबलीज कंटिन्यूड बट देयर इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब समिति सभा रही लेकिन उनका इंपॉर्टेंस जो है वो डिक्लाइन हो। सो हमने क्या क्या पढ़ा वो आप एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, ठीक है। अर्ली वैदिक, जिसे हम ऋग्वैदिक बोलते हैं, एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक पीरियड जो था ट्राइबल था, ठीक है, मतलब मेनली जो लोग रहते थे वो ट्राइब्स में रहते थे। इगैलिटेरियन थी, पेस्टोरल थी, यानी कैटल रेयरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इकोनॉमी क्या थी, बार्टर सिस्टम था, और बहुत लिमिटेड यूज़ था मेटल्स का, मेनली क्या थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वाज यूज्ड, एंड आयरन उनको बहुत कम यूज़ करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वेल डिफाइंड वर्ण सिस्टम आ गया, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, ये वाला। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गई, आयरन का यूज़ किया जाने लगा, और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ गए, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड मार्केट। उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ चेंज फ्रॉम सिंपल डेमोक्रेटिक ट्राइब्स टू मोनार्कीज। ओके, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अब ये देखो, ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये देख लो आप एक बार। अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल, पेस्टोरल एंड बार्टर सिस्टम। सोशल लाइफ कैसी थी, किनशिप बेस्ड थी और इगैलिटेरियन थी। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ आयरन। सोसाइटी कैसी हो गई लेटर वैदिक पीरियड में, वर्ण सिस्टम, वेल डिफाइंड। इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड मार्केट्स। पॉलिटिकल ट्राइब, पहले ट्राइब थी, उसके बाद मोनार्कीज आ गए, ठीक है। एंड वो क्या इम्पैक्ट क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ लेटर सोसाइटी। लेटर सोसाइटी मतलब मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, जो इनके बाद सोसाइटीज़ आई वो एक्चुअली लेटर वैदिक पीरियड पर ही डिपेंडेंट थी। अब लेटर वैदिक पीरियड में के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मौर्य। इवन आपने सुना भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना, सुना है। इवन मैं जब मैं छोटी थी उस टाइम पर ना एक टीवी सीरियल आया करता था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर ही, और उसमें जो कौटिल्य है, चाणक्य, ठीक है, उनकी जो बातें होती थी वो सुनने में बड़ा मज़ा आता था। आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में। इवन अभी भी मैं कभी कभी उसको देख लेती हूँ, ऐसा लगता है कि शायद ना ये हमारी लाइफ के ऊपर ही चीज़ें बता रहे हैं। बहुत मतलब कूटनीति जिसे कहते हैं वो चीज़ें वो फॉलो करते थे। अब इसमें हम ये नहीं जाएंगे कि कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे नंदा एम्पायर को इन्होंने गिराया, मतलब ख़त्म करा, कैसे इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करा, वो चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इनकी स्टेट कैसी थी, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका ट्रेड कैसा था, ठीक है। So, the Mauryan Empire established one of the earliest and most highly centralized administrative system in Indian history। तो मौर्यन एम्पायर जो था वो हमारी हिस्ट्री का ना सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड और बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो इंडियन हिस्ट्री का, वो हमारा सेटल हुआ था आपका इसमें मौर्यन एम्पायर में। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड एक्सरसाइज एक्सटेंसिव पावर ओवर द स्टेट। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सेंटर का जो हेड है वो किंग है, ठीक है। किंग के अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो डिसीजन लेगा वो किंग लेगा। वो अब जो किंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल करता था, डिफेंस भी कंट्रोल करता था, जस्टिस, पब्लिक, मतलब एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब जगह खुद ही जाके अपनी चीज़ें बोल रहा है, उन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन अंडर हिज डायरेक्ट सुपरविजन। वो क्या करता था, वो सुपरवाइज करता था इन सब चीज़ों को। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नोन एज मंत्री परिषद, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या थी, मंत्री परिषद। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आर कॉल्ड अमात्यास, ठीक है, अमात्यास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प द किंग इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। तो किंग के अंडर में जस्ट नीचे कौन थे, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में कौन थे, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको अमात्या बोला जाता था, जो किंग को हेल्प करते थे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, ठीक है। द किंग वॉज असिस्टेड, ओके। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस विच जनरली गवर्न बाय रॉयल प्रिंसेस और ट्रस्टेड गवर्नर्स। देखो प्रोविंसेस, ठीक है। अमात्यास के बाद क्या होगा कि जो किंग था उसकी जो पूरा लैंड जितना उसने कवर कर रखा था उसको उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में बांट रखा था। तो या तो जो रॉयल प्रिंसेस होते थे वो उनको गवर्न किया करते थे, या उसने कोई गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे वो उनको गवर्न किया करते थे। दीज प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। फिर ये प्रोविंसेस डिवाइड हो गई डिस्ट्रिक्ट के में, और डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गई विलेज में। विलेज में हेड कौन होते थे, विलेज हेड्समैन एंड ऑफिशियल्स। तो एक रफ फिर से देख लो आप, किंग तो हो गया सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, उनके नीचे थे मंत्री परिषद जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं।
फिर इसमें ना जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे उनको अमात्या कहते थे। अब किंग का जो किंगडम था वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में था। उसको जो गवर्न करते थे वो इधर गवर्नर थे या रॉयल प्रिंसेस थे। प्रोविंसेस डिवाइडेड थी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड थी विलेजेस में। ठीक है, तो ये था आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? मंत्री परिषद, अमात्यास, रॉयल प्रिंस और उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। अब बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम। देखो, बिना पैसे के तो कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, कोई भी किंग काम नहीं कर सकता, हर चीज़ में पैसा चाहिए। तो रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू जो जनरेट करने की चीज़ें थी वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी उस टाइम पर। Taxes were collected regularly to support the army officials and public works such as roads, irrigation, canals and rest houses. जैसे हमारे अभी भी हम लोग इनकम टैक्स फिल करते हैं, और वो इनकम टैक्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में काम आता है। जैसे कि कोई रोड बन रही है, पब्लिक ऑफिस बन रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसमें टैक्स, जो हमारा टैक्स होता है वही काम आता है। ऐसे ही रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर भी मौर्य के टाइम पर भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, जिससे आर्मी ऑफिशियल्स की या और लोगों की सैलरी जाती थी। ठीक है, पब्लिक वर्क्स में उनको यूज़ किया जाता था। द समहर्थ चीफ रेवेन्यू ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो कौन था इसका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर? CRO कौन था? समर्थ। ठीक है, जो समर्थ था वो ही सारा का सारा रेवेन्यू देखा करता था कि कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज करने हैं। करवाता किंग था, जो कहते हैं ना स्टैम्प लगती थी किंग की लगती थी, लेकिन जो मेन ऑफिसर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का था वो था समर्थ। वाइल सनिधात ट्रेजर वॉज इन चार्ज ऑफ स्टेट ट्रेजरी। अब किंग का जो कहते हैं ना कोषागार, ठीक है, या कह लो कि जो किंग के पास अपना कुछ अमाउंट एक अलग से होता था ना, किंग के पास ही गोल्ड का रिजर्व रहता था, अमाउंट रिजर्व रहता था, ट्रेजरी होती थी। जो ट्रेजरी को देखता था उसे कहते थे सनिधात। ठीक, अब ये तो क्या, ये तो हो गया आपका रेवेन्यू। लेकिन उसके बाद क्या था आपका? आपका था लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, अब लॉ एंड ऑर्डर को जो देखता था वो था आपका दंडपाल। जैसे यहाँ पर समहर्थ जो थे वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे, ऐसे ही जो आपके लॉ एंड ऑर्डर के जो ऑफिसर थे उनका नाम था दंडपाल। ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी, ensured internal peace and safety, and court functioned at various levels and punishments were severe to maintain discipline. अब जो दंडपाल था वो रिस्पॉन्सिबल था कि जो राज्य के अंदर की जो पीस है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, वो मेंटेन्ड रहे। जो कोर्ट्स थी उनमें जो पनिशमेंट थे वो बहुत हार्श और बहुत सिवियर थे। ठीक है, द मौर्यन रूलर्स ऑल्सो मेंटेन्ड एन एक्सटेंसिव स्पाई सिस्टम टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन ऑफिशियल्स एंड पब्लिक लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमात्य उन्होंने किंग ने हायर कर दिया तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, नहीं, स्पाई सिस्टम भी था। ठीक है, तो किंग क्या है, पब्लिक पे और अपने ऑफिशियल्स पे उन पे नज़र रखने के लिए कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो स्पाइस को हायर किया करते थे। और इससे क्या होता था, इससे जो स्मूथ फंक्शनिंग था वो मेंटेन किया जाता था। Special welfare officers, known as Mahamatras, public welfare officers, were appointed to look after the interest of women, children, soldiers, religious community. अब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स, आपके नाम एकदम सुनते जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं महामात्रास की। महामात्रास मतलब पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर, जो बेसिकली विमेंस, चिल्ड्रन, सोल्जर्स और रिलीजियस कम्युनिटीज जो थी उनको उनके वेलफेयर को देखते थे। Thus, modern administration emphasized strong central control, discipline, efficiency and welfare of the people. ठीक है, अब ये देखो, अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, टैक्सेस थे। ठीक है, और टैक्सेस जो कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे समर्थ। और जहाँ पर ये चीज़ सारी चीज़ें रखी जाती थी, मतलब पैसा कलेक्ट होता था, ट्रेजरी, उसका जो हेड होता था उसे कहते थे सनिधात। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता था? दंडपाल। ठीक है, मॉडर्न लाइफ में स्पाई सिस्टम भी था, और एक स्पेशल वेलफेयर ऑफिसर होता था महामात्रास, जो एक्चुअली बच्चों पे, विमेंस पे और सोल्जर्स और रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे ध्यान देता था। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर देखो आप, ये रहा आपका मॉडर्न एम्पायर, जो आपका येलो येलो है ना, ये आपका पूरा ये आपका है मौर्यन एम्पायर। तो सोच लो कितना बड़ा एम्पायर है, इसमें अकेले कोई राजा राज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये इसका एक्सटेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। हिंदकुश इन दी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर हिंदकुश से लेके आपका कर्नाटका दक्षिणीपथ इन द साउथ, कर्नाटका दक्षिणीपथ इन द साउथ। इट इंक्लूडेड अ लार्ज पोर्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अब क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान है
यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, तो जो बहुत मेजर पोर्ट्स थे वो भी इनके पास थे। ठीक है, ये वाला देख लो कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा इनका एम्पायर था। अब इनके बाद जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ तो मौर्य के बाद आए गुप्ता। ठीक है, अब जो गुप्ता थे, गुप्ता ने क्या करा, गुप्ता ने थोड़ा सा फॉलोड अ कंपैरेटिवली डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका मौर्यन एम्पायर में सेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब सब कुछ क्या है किंग के पास है, यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, देखो, ऑल्दो द किंग रिमेन द हाईएस्ट अथॉरिटी, ग्रेटर पावर्स वर डेलीगेटेड टू प्रोविंशियल एंड लोकल अथॉरिटीज़। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे सारी चीज़ें किंग के पास थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटीज़ को भी थोड़ी थोड़ी पावर्स को दे दिया गया, मतलब डिवीजन ऑफ पावर हो गया। दिस सिस्टम एनकरेज लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, जो लोकल्स थे, ठीक है, उनका भी पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हुआ। इट प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, वो बहुत रिजिड था। आपने देखा ना, हर चीज़ किंग के पास, मतलब जो भी चीज़ें जितने भी ऑफिशियल्स बनाने हैं वो किंग के अंडर में, लेकिन जो काम करेगा वो सारा का सारा किंग करेगा, फाइनल डिसीजन किंग का होगा, रिपोर्ट सारी किंग के पास होगी। यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को भी। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है। हुआर कुमार अमात्यास, जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, अगर आप देखो तो हमने क्या पढ़े थे, हमने यहाँ पर पढ़े थे ये वाले अमात्यास पढ़े थे ना। तो यहाँ पर ये जो अमात्यास आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वहाँ पर आपके कुमार अमात्यास हो गए। ठीक है, किंग के नीचे यहाँ पर कौन आ गए, यहाँ पर आ गए कुमार अमात्यास। तो कुमार अमात्यास कौन थे, देवर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। जैसे वहाँ पे अमात्यास हाई रैंकिंग थे, यहाँ पर कुमार अमात्यास हो गए। देवर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे और जुडिशियल्स भी थे। एंड दे असिस्टेड द किंग इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यही असिस्ट करते थे किंग को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। सो जैसे वहाँ पर था मौर्यन एम्पायर में, सेम यहाँ पर हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि मौर्यन एम्पायर में बोला गया उनको अमात्यास, और गुप्ता एम्पायर में इनको बोल दिया गया, गुप्ता पीरियड में बोल दिया गया कुमार अमात्यास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लैंड ग्रांट सिस्टम था। An important feature of Gupta administration was the system of land grants. ठीक है, land was granted to officials, brahmins and religious institutions. These grants were taken in return for administrative or religious services. इसमें लैंड ग्रांट मतलब, लैंड ग्रांट का मतलब होता है ज़मीन का देना, भूमि का देना। ठीक है, आपने लैंड किसी को दे दी, और ये लैंड आप किसको देते हो, इधर आप ऑफिशियल्स को देते हो, या ब्राह्मण्स को मिलेगी ये लैंड, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मिलेगी, और उसके बदले में आप क्या लोगे, आप उनकी सर्विसेज लोगे। ठीक है, ब्राह्मण्स आपके यहाँ पे यज्ञ करके चले जाएंगे, ऑफिशियल्स आपका जो आप उनको ड्यूटीज अलॉट करोगे वो कर देंगे। ठीक, तो इसका क्या जो पॉजिटिव साइड था वो क्या हुआ कि इसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया और थोड़ा सा रीजनल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी आया। क्या चीज़ हुई इसमें, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिंडर हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसमें इंक्रीज हो गई लोकल अथॉरिटीज़ की। अब लैंड ग्रांट ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये वाला एक रीजन है जो गुप्तास के पास है, इन्होंने क्या करा, ये एक लैंड, इतना पीस ऑफ लैंड का मतलब हो गया थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मान लो, ये किसी को दे दिया। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट पे क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट पे उसका लोकल का जो आपका इधर ऑफिशियल है या ब्राह्मण है, उसका जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस होगी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो गुप्ताज है उनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी लैंड ग्रांट सिस्टम। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे आपका ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, देखो पहले नंबर पे था किंग, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, उसके अंडर में काम करते थे कुमार अमात्यास, जो कि कौन होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑफिस होते थे, जो किंग को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। उनके नीचे आते थे भुक्तीज, प्रोविंसेस। ठीक है, ये कौन होते थे, ये लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी जिसे हम प्रोविंसेस कहते हैं, मतलब इनके नीचे आ गई प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस को क्या बोला गया, भुक्ती। और जो इन प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर, उनको बोला गया उपारिका। प्रोविंसेस के नीचे आ गई डिस्ट्रिक्ट, जिनको कहा गया विशायाज। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे उनको कहा गया विशपति, और डिस्ट्रिक्ट के बाद आ गई आपकी विलेजेस। ठीक है, तो भुक्ति यानी प्रोविंसेस के हेड कौन हो गए, उपारिका। उसके बाद प्रोविंसेस के नीचे आ गई आपकी विशायाज, और विशायाज के हेड हो गए विषयपति, और विषयपति के बाद हो गई आपकी विलेजेस। ठीक है, ये वाला एक बार चार्ट आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही चार्ट नोट डाउन कर लेना तो आपको ईजी रहेगा समझने में। उसके बाद
गुप्ता पीरियड माना जाता है ना, गुप्ता पीरियड माना जाता है एज ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, ट्रेड में ग्रोथ हुई, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें बहुत ज़्यादा हुई। और प्रोस्पेरिटी के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल था। मतलब गुप्ता पीरियड में किंग तो हाईएस्ट अथॉरिटी था ही, लेकिन पावर जो थी वो प्रोविंशियल और लोकल ऑफिशियल्स के बीच में बांट दी गई थी। एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में डिवाइडेड था। लैंड ग्रांट सिस्टम हो गया था, मैंने बताया ना, एक छोटा लैंड पार्ट ऑफ देयर, अपना जो किंगडम का पार्ट था वो दे देते थे। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मोर फ्लेक्सिबल, लेस सेंट्रलाइज देन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे इनका, तो ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मौर्य वाला हाईली सेंट्रलाइज था, कंपैरेटिवली कम सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था। किंग की पोजीशन सुप्रीम थी, ठीक है, सारी पावर जो है मौर्य एम्पायर में किंग में थी। यहाँ पर था तो किंग हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन उसने अपनी जो अपनी चीज़ें थी वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स में बांट रखी थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी यहाँ पे, इनको मंत्री परिषद कहते थे। यहाँ पे जो असिस्टेड किया जाता था उनको कुमार अमात्यास कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पर भी था, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में, लेकिन जो गुप्ता में था वो था भुक्तीस, विशायास और विलेजेस, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया सारा का सारा आपको। हमने गुप्ता और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देख लिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो कैसे कैसे था। प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्रोविंसेस ऑफन गवर्न बाय रॉयल प्रिंसेस और ट्रस्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है। यहाँ पे मौर्य वाले में इधर या तो आपकी रॉयल प्रिंसेस थे या गवर्नर्स थे, लेकिन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में उपारिकास थे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स मौर्य एम्पायर में डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी को रिपोर्ट करते थे, लेकिन गुप्ता एम्पायर में वो विषयपति, ठीक है, वो विषयपति से एडमिनिस्टर होते थे। फिर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू बहुत ऑर्गेनाइज थी और बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था मौर्य एम्पायर में। लेकिन गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ कि बहुत रिजिड नहीं थी, ठीक है, जितनी रिजिड वो मौर्य के टाइम पे थी उतनी वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे रिजिड नहीं थी। रेवेन्यू ऑफिसर, मैंने बताया था ना, समहर्त बोलते थे किसको, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और संधिता जो ट्रेजरी को मैनेज करता था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे अगेन लोकल्स थे। यहाँ मॉडर्न एम्पायर में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका लॉ एंड ऑर्डर था। और यहाँ पर क्या था, इट वॉज नॉट एज रिजिड एज मॉडर्न एम्पायर। आर्मी की बात करें तो मौर्य के पास बहुत बहुत बड़ी और बहुत ही स्ट्रेंथेंड आर्मी थी, लेकिन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथेंड वाली आर्मी नहीं थी। मौर्य एम्पायर में स्पाई नेटवर्क था, मैंने बताया था कि राजा जो है अपने ऑफिशियल्स पे और लोगों पे नज़र रखने के लिए स्पाइज हायर किया करते थे। गुप्ता एम्पायर में कोई ये स्पाइज नहीं थे। पब्लिक वेलफेयर की अगर बात करें तो स्पेशल ऑफिसर्स, महामात्रास, जो आपको मैंने बताया था ना, बच्चों पे, विमेंस पे, रिलीजियस जो चीज़ें थी उन पे देखने को, उन पे नज़र रखने के लिए, उनके लिए काम करते थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लैंड ग्रांट्स यहाँ पर बहुत लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, किस किस को, ब्राह्मण्स को, ऑफिशियल्स को, ठीक है, एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्य एम्पायर में बहुत लिमिटेड रोल था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पर गुप्ता एम्पायर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। सो आई होप आपको गुप्ता और मौर्य दोनों एम्पायर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी नॉलेज की, ठीक है, कैसे हमारा ट्रेडिशनल था या क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे फॉलो की जाती थी। ये सारी की सारी आपकी ऋग्वेदिक यानी अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, प्लस आपका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, उन सबको कंबाइन करके है ये, ठीक है। एंशियंट इंडिया डेवलप्ड अ रिच एंड सिस्टमैटिक tradition of learning and knowledge that covered diverse fields such as philosophy, mathematics, astronomy, medicines, literature and arts। तो बहुत ही गुरुकुल सिस्टम टाइप का था यहाँ पर, ठीक है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिलोसफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। Knowledge was regarded as a means to understand life, society, and the universe, and the education was considered essential for the moral, intellectual, and spiritual development of individuals. The achievements of ancient Indian scholars made lasting contribution to world civilization. So उस टाइम पर भी नॉलेज को ना बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मतलब ये माना जाता था कि आपको अगर लाइफ समझनी है, आपको सोसाइटी समझनी है, आपको दुनियादारी समझनी है, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो डेवलप करती है मॉरली, इंटेलेक्चुअली, इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है।
और आपको पता है कि जितने भी ज़्यादा एजुकेशनल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हम लोगों के पास्ट में हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, मतलब बहुत फ्यूचर अहेड फ्यूचर थे वो लोग। उनका बहुत ज़्यादा लास्टिंग कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे आज के टाइम पर। अब बात करें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज इम्पार्टेड मेनली थ्रू गुरुकुल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था इसमें क्या था कि बच्चा ना अपना घर छोड़कर आश्रम में जाके रहता था, इन विच स्टूडेंट्स लिव विद देयर टीचर्स इन एटमॉस्फेयर एंड सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन। मतलब बाहर अपने घर से दूर कहीं जंगल में कोई आश्रम बने होते थे, वहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ते थे। The teacher or guru provided instructions not only in academic subjects but also in moral values, self-discipline and social responsibilities. तो जो वहाँ पर गुरुकुल में बच्चा जाता था तो केवल वो किताबी ज्ञान के लिए, मतलब ओनली नॉलेज थ्रू बुक्स नहीं, उनको सोसाइटी भी समझाई जाती थी, उनको सेल्फ डिसिप्लिन भी समझाया जाता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मॉरल वैल्यूज़, मतलब एक पूरा एक कल्चर्ड, वेल बिहेव, ठीक है, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स वहाँ पे बनते थे। एजुकेशन वॉज जनरली फ्री एंड स्टूडेंट सर्व देयर टीचर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। एजुकेशन जो थी गुरुकुल में वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। वहाँ पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स थे, वो अपने गुरु की सेवा किया करते थे इन डिफरेंट एस्पेक्ट। मतलब ये नहीं कि जाके पैर दबा के आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वो लोग अपने आप को एंगेज रखा करते थे। ओवर टाइम लार्ज सेंटर्स ऑफ लर्निंग डेवलप बिकेम फेमस अक्रॉस इंडिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर यूनिवर्सिटीज़ बनी, जैसे तक्षशिला। तक्षशिला इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग वेयर सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, लॉ, फिलोसफी एंड मिलिट्री साइंस वर टॉट। उसके बाद आई नालंदा, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो दो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, तक्षशिला एंड नालंदा। नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वाइल तक्षशिला में आपको मेडिसिन, लॉ, फिलोसफी एंड मिलिट्री साइंस पढ़ाई जाती थी। अब जो सब्जेक्ट आपको गुरुकुल्स में पढ़ाए जाते थे वो क्या क्या थे, देखो, वेद पढ़ाए जाते थे, ग्रामर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्चरी, स्टेट क्राफ्ट, स्कल्पचर, अदर प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते थे। टीचिंग बेसिकली ओरल हुआ करती थी एंड स्टूडेंट्स मेमोराइज टेक्स्ट थ्रू रिपीटिशन एंड डिस्कशन। वहाँ पे ना गुरु बोला करते थे, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स थे वो बार बार उसको रिपीट किया करते थे, रिपीट कर करके वो लोग उसको अपना मेमोराइज किया करते थे, मतलब रिटर्न नहीं थी। अब देखो यहाँ पर ना 4 यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं। तक्षशिला जो थी अपनी फेमस किस चीज़ के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। नालंदा बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर थी। विक्रमशिला अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़। वल्लभी नोन फॉर लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 में से 2 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, नालंदा और विक्रमशिला, दोज वर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। वल्लभी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी, और तक्षशिला में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। ठीक है, ये देखो, ये आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको एजुकेशन में। आपका, ये होप आपको समझ में आ गई होगी क्या होता गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में बच्चे अपने गुरु के पास जाके जंगल में रहते थे, उसके आश्रम में रहते थे। मेनली सारी चीज़ें ओरली होती थी, बार बार रिपीट करके मेमोराइज किया जाता था। अब बात करें ट्रेडर्स, ट्रेड रूट्स, गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स की। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग सोसाइटी एंड सपोर्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया। The growth of agriculture led to surplus production, which encouraged trade, craft, and industries. Trade networks, merchant groups, and skilled artisans contributed significantly to economic prosperity and urban development. Economic strength and also helped rulers maintain strong administrative system. So पहले क्या था, पहले हमने देखा था, हमने अर्ली वैदिक एज में पढ़ा था कि वहाँ पर कैटल रेयरिंग ज़्यादा थी। उसके बाद हमने लेटर में पढ़ा कि एग्रीकल्चर हो गया, जब बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत होने लगा, तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर लिया, जिसमें ट्रेड आ गए, क्राफ्ट आ गए, इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब पैदावार तो खूब हो रही है, तो लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर से हट के कुछ चीज़ें करने लगे। अब जब अलग अलग चीज़ें करने लगे तो ट्रेड नेटवर्क्स भी बने, अगर कुछ पैदा करेंगे, कुछ बनाएंगे तो बिकना भी होगा। तो इससे क्या हुआ, स्किल्ड आर्टिसंस आने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा अर्बन डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर तो आपका विलेज में रहता है, ठीक है, रूरल में रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपका अपने गांव से बाहर निकल के जो डेवलपमेंट हुआ उसे अर्बन डेवलपमेंट कहने लगे। वो दूर दूर जाके ना अपना ट्रेड करके आने लगे। इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे, देखो, ट्रेड एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोथ लैंड रूट्स एंड सी रूट्स वर यूज्ड टू कनेक्ट विलेजेस, टाउन्स एंड डिस्टेंट लैंड्स। Trade linked agricultural regions with urban centers. It enabled the exchange of food grains, raw materials, and manufactured goods.
ठीक। अब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपके लैंड से ही ट्रेड होता था, नहीं, आपका सी से भी ट्रेड होता था। तो आपके लैंड रूट्स भी थे और सी रूट्स भी थे। ये देखो, ये आपके जो रेड वाले हैं, ये आपके लैंड रूट्स हैं। इंडिया, चाइना, अरेबिया, यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, ये सारा आपका लैंड रूट है। एंड ये देखो, ये जो आपका ब्लू वाला है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये अरेबिया की यहाँ पर हो गया, ये आपका इंडियन ओशन वाला हो गया, अरेबियन सी, ये है ना, बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये जावा मतलब इंडोनेशिया के आसपास तक, ये सारा आपका जो ब्लू वाला है, ये आपका कौन सा है, ये आपका सी रूट है। ठीक है, और इसी को जो हम कहते हैं सिल्क रूट कहते हैं। अब ये देखो, इन एडिशन टू इंटरनल ट्रेड, ओवरसी ट्रेड फ्लरिश थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। ठीक, जो हमने पढ़ा ना अभी, अब मैंने मैप में दिखाया आपको कि लैंड से भी था और सी से भी था। इंडिया वॉज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टेड था, मिडल ईस्ट एशिया से भी और साउथ ईस्ट एशिया से भी, डिफरेंट मतलब थ्रू मेजर ट्रेड रूट्स। और द फेमस सिल्क रूट फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल्स एंड मेटल्स. Indian ports also along the eastern and western coast played an important role in maritime trade. अब जो सिल्क रूट था, उस रूट पर आपको क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी, देखो, मेनली सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल्स एंड मेटल्स। ठीक है, और जो इंडिया के ये पोर्ट्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि इधर से कोई आ रहा है इस साइड से तो वो भी यहाँ पर जाएगा, इधर से कोई आ रहा है तो वो भी यहाँ पर जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो जो पोर्ट्स थे वो प्ले किया करते थे। Trade was not limited to the exchange of goods alone. It also promoted cultural interactions, leading to the spread of ideas, religion, art, literature, and technologies. Indian traders carried Indian culture abroad, while foreign influence enriched Indian society. ठीक है, तो ट्रेड का मतलब ये नहीं था कि केवल और केवल गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता था। मतलब कोई इधर से अगर कोई आ रहा है तो अपना कल्चर लेके आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है तो अपना कल्चर लेके जा रहा है, इंडिया इधर जा रहा है तो अपना कल्चर लेके जा रहा है, इधर जा रहा है। सो इट वॉज द एक्सचेंज ऑफ कल्चर, आइडिया, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, ये सारी की सारी चीज़ें भी एक्सचेंज होती थी। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब बात करें गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स की, तो गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स क्या थे? Traders and craftsmen organize themselves into associations called guilds or shreens. ठीक है, इनका ट्रेडर्स का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन था उसको कहा जाता गिल्ड्स. गिल्ड्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. गिल्ड्स का मेन काम क्या था कि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उसमें कोई फौजी ना हो, सब चीज़ें नॉर्मली चलती रहे, इसलिए वो लोग का ये उन्होंने ये ग्रुप बनाया. वो करते क्या थे, देखो, दे फिक्स प्राइजेस. ठीक है, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ गुड्स, कंट्रोल प्रोडक्शन एंड ट्रेंड अप्रेंटिस वेरियस क्राफ्ट. तो वो क्या करते थे, वो बेसिकली किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स करते थे. ठीक है, क्वालिटी देखते थे कि क्वालिटी मेंटेन्ड है, प्रोडक्शन का जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करते थे, अप्रेंटिसेस को ट्रेन किया करते थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे, और सपोर्टेड मेंबर्स इन, अगर किसी मेंबर को, गिल्ड के मेंबर को कोई नीड है तो उसको भी सपोर्ट किया करते थे. Guilds also acted as financial institutions. They provided loans, collected funds, and supported members during difficult times. ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. Merchants occupied an important position in urban society. They accumulated wealth through trade and often received royal patronage. Kings encouraged trades by ensuring safety on trade routes and by providing facilities like roads, rest house, temples, and public buildings. जो मर्चेंट्स थे वो ना बहुत ज़्यादा रिच होते चले गए. ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ को अक्यूमुलेट इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो क्या है, वो ट्रेड करते थे. कभी कभी उनको क्या था, उनको रॉयल पैट्रोनेज भी मिल जाया करती थी, जो उनको ना एक तरीके से किंग का सपोर्ट था. ठीक है, और किंग उनको इनकरेज किया करते थे कि तुम लोग ट्रेड करो, और उनसे क्या करते थे, किंग क्या करता था, किंग उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता था कि अगर वो किसी रूट पे जा रहे हैं तो उनकी कोई लूटपाट ना हो जाए या कुछ. उनको उनको रोड्स प्रोवाइड करते थे अच्छे वाली. ठीक है, उनको रेस्ट हाउसेस दिया करते थे या टेम्पल्स दिया करते थे, इवन पब्लिक बिल्डिंग्स भी दिया करते थे उनको. तो इस तरीके से किंग का फुल सपोर्ट था इनको, मर्चेंट्स को. ठीक है, अब बात करें क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पर फेमस थी. देखो, पॉटरी थी, ज्वेलरी थी, आइवरी क्रेविंग थी. ठीक है, डाइंग पेंटिंग थी, मेटल वर्क्स थे, एंड शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन. ये आपको एक मतलब इस पूरे पूरे पैराग्राफ का एक जिस्ट है. Several crafts and industries flourished during this period, reflecting the high level of skill and specialization among artisans. Some of the crafts were so well developed that India products were highly valued in foreign markets. Other important industries included handicraft, pottery, jewelry, making ivory carving, and dyeing and painting. Artisans used iron, copper, gold, and silver to produce tools, weapons, ornaments, and various household items. Shipbuilding and navigation developed along the coastal regions, helping maritime traders. So क्या क्या होता था, देखो,
ये जो आपका बनाया जा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर से, ठीक है, आइवरी पे कार्विंग करके ये चीज़ बनाई जा रही है। डाई किया जाता था कपड़ों को, पॉटरी बनाई जाती थी, ठीक है। आयरन कॉपर सिल्वर के इंस्ट्रूमेंट, ये आपके मेटल्स की ये चीज़ बनाई जाती थी, जो आपके जैसे हथौड़ा हो गया, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। आपका जो ओशियन वाला एरिया था, कोस्टल वाला एरिया था, वहाँ पर आपकी शिप बिल्डिंग और नेविगेटिंग जो सिस्टम होते थे, ये चीज़ें बनाई जाती थी, जिससे मैरीटाइम ट्रेड में हेल्प, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो आपकी फ्लरिश करी इस टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो गया है चैप्टर ख़त्म। मतलब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मेरे को तो लगा था अभी बहुत कुछ बच रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर इससे आगे कुछ नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्राफ्ट में बनती थी, ठीक। आपको समझ में आ गया गिल्ड्स क्या थे। गिल्ड्स थे क्या थे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। सिल्क रूट क्या थी, ठीक है, इंडिया कहाँ ट्रेड करती थी। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये भी हमने पढ़ लिया। मौर्य गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या था, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मौर्य एम्पायर कहाँ तक था, ये भी हमने पढ़ लिया। रेवेन्यू वाले को समर्थ कहते हैं, दंडपाल कहते हैं, महामात्रास कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। हमने लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड ये सारी चीज़ें भी पढ़ ली, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको सारे समझाई दिए। ये वाला जो आपका पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी डाल दूँगी, आप एक बार इसको भी पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद आई एम टेलिंग यू आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके ना क्वेश्चंस भी बनवाऊँ, ठीक है। क्वेश्चंस बन जाते हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इसी वीडियो में पिन कमेंट कर दूँगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और पढ़ते रहो अपना, और जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे पूछते रहिएगा, ओके। चलो, टेक केयर, बाय बाय।